हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। आज इस वीडियो में अगेन हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यू के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसकी। तो आइए फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास तीन पार्टनर है, जॉय, सैम और टैक्स, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अगेन जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा वो चेंज होने वाला है, 1:1 चेंज हो जाएगा। कौन से डेट से? 1 अप्रैल 2024 से। डन। अब उन्होंने क्या बोला है कि इनका जो बैलेंस है किनका, टैक्स का, कौन से केस में क्रेडिट होगा, कौन से केस में क्रेडिट होगा एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो इनका अवेलेबल एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस है वो बेटा चेंज नहीं होगा, वो वही सेम रहेगा। तो आपको अगर याद आ रहा होगा तो पहले तो बेसिक में बता देता हूँ क्या होता है कि जब भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म होता है उस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वही एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो गया, फिर उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इन सारे केसेस को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डन। ओके। ना अब जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं उसके बेसिस पे, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर करते हैं, जो भी बैलेंस शीट के आइटम होते हैं जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस हो गया, देन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सारी चीजें हम करने के बाद जो है बेटा अपना नया बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारी चीजें आपको करनी होती है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो आपका पार्ट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस वाला, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस वाला, उसमें आपको चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज करना है। तो उस केस में हमारी जनरल एंट्री रहती है बेटा वो गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर होती है। आपको याद होगा तो गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर होती है। ठीक है। आ जाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट अब हम लोग इस क्वेश्चन में यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो पहले तो हम क्या निकाले सर, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। इनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 हो जाएगा, न्यू रेशियो 2:1:1 हो जाएगा। अब आ जाइए हम लोग ने कैलकुलेट कर लेते हैं गेन एंड डेबिट टू सॉरी, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है और कौन से रेशियो से वो गेन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो सबसे इजी जो तरीका है रेशियोज कैलकुलेट करने का, मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। 5:3:2 ये रेशियो है ओल्ड। न्यू रेशियो हो गया बेटा 2:1:1, 2:1:1। अब मैं देखो जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये बहुत इजी ट्रिक है और इससे कई सारे एमसीक्यूज के आपके टाइम बच जाएंगे। अगर इसका डिनोमिनेटर मैं देखूँ तो 10 होगा और इसका डिनोमिनेटर में अगर देखूं तो 4 होगा। दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालता हूं तो 20 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम जो है वो 20 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को बेटा सेव कर देना है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेव करके मुझे लिख देना है। मुझे लिख देना है, मैं कैसे लिखूंगा, देखो इस तरीके से लिखूंगा। अगर 10 के डिनोमिनेटर को मुझे 20 करना है तो बेटा 2 मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो देखो रेशियो क्या आएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे रेशियो आपके। तो ओल्ड रेशियो क्या होगा, 10/20, और जो 3/10 था वो हो जाएगा आपका 6/20। उसी तरीके से जो 2/10 था वो हो जाएगा आपका 4/20। ये मैंने कर दिया ओल्ड रेशियो। डन। अब आ जाओ न्यू रेशियो के केस में हमें क्या करना होगा, 5 मल्टीप्लाई करना होगा, 5 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 211 है तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू रेशियो। तो 10 के अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो बेटा आ जाएगा 10/20। ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा 5/20, नेक्स्ट हो जाएगा 5/20। नाउ यू कैन इजिली कंपेयर कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पहले वाले केस में अगर देखो जो पहला पार्टनर है वो न गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको एज इट इज छोड़ दो। दूसरा वाला यहाँ पे देखो तो दूसरा वाला जो पार्टनर है यानी कि जो आपका सैम है आई गेस, तो जॉय तो कुछ भी नहीं कर रहा है, सैम जो है बेटा वो 1/20 से सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले उसको 6 मिलता था, अभी 5 हो गया, यानी कि उसका जो शेयर है बेटा वो कम हो रहा है। तो मैं बोलूंगा 1/20 से वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरे वाले केस में अगर देख लो तो लास्ट वाला पार्टनर है टैक्स, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो बेटा यहाँ पे देखो गेन कर रहा है। पहले 4/20 मिलता था, अब 5/20 मिल रहा है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। गेन कितने से कर रहा है, 1/20 से गेन कर रहा है।
अब मेरी जो जर्नल एंट्री है उसमें अगर आप देखो तो प्रॉफिट के लिए जो एंट्री होती है वो ये होती है, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर, अगर कोई आपका प्रॉफिट है तो उसके केस में ये वाली एंट्री हो जाएगी। बट अगर कोई लॉस अगर आप शेयर करोगे तो उस केस में मेरा जो सेक्रीफाइजर है वो डेबिट हो जाएगा और गेनर क्रेडिट हो जाएगा। जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला टैक्स कब क्रेडिट होगा, कब क्रेडिट होगा। तो टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स जो है मेरा गेन कर रहा है, और गेन नर को हम डेबिट करते हैं, गेनर को हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट के केस में, और गेनर को क्रेडिट करते हैं इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई लॉस वाला आइटम है तो उस केस में जो मेरा टैक्स है वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे अगर आप देखो तो जनरल रिजर्व आपका 2 लाख रुपीज का है, प्रॉफिट या लॉस, डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है। बट अगर नेट की बात करेंगे तो 80 का प्रॉफिट ही आ रहा है, 80 का प्रॉफिट आ रहा है। रिजर्व माइनस 120 का लॉस कर दो तो 80 का प्रॉफिट आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा मेरा, ए वाला। बी देख लेते हैं। बी में अगर आप देखो तो जनरल रिजर्व है और यहाँ पे भी प्रॉफिट है, तो ये भी नहीं आएगा, इसको भी हम लोग ऐड वेड करने का जरूरत नहीं है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देख लो, मेरे पास डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 50,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है यानी कि प्रॉफिट है। नेट करेंगे तो अगेन 30,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये वाला ऑप्शन देखते हैं 50,000 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ऑलरेडी का लॉस है आपका। दूसरा अलग से एक लॉस दे दिया, ये 130 का लॉस है। तो इस केस में मेरा जो गेनर है वो क्रेडिट हो जाएगा, उस केस में मेरा गेनर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया। आगे हम लोग चले। 3 पार्टनर है बेटा मेरे पास, रोहित, विराट और शिखर है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। अब मैं यहाँ पे देखो बोलने जा रहा हूँ जो इनका कैपिटल बैलेंस है ऑन 31 मार्च 2024, वो कितना है आपका 3,02,70 एंड 250 रुपीज है, 2,50,000 है। उसी दिन इन्होंने क्या किया, हार्दिक को एडमिट किया है फॉर 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि 80,000 ऑफ गुडविल लेकर के आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो बात बोलने जा रहा है ये अगेन इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं हाईलाइट करूंगा। कैपिटल कितना लाना है, तो 1/5 लाना है, कितने का, ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। सर सारा का सारा कैपिटल आप कंबाइंड कर दो, उसका 1/5 कैपिटल हार्दिक लेके आएगा। कंबाइंड कैपिटल मतलब सर सारे के सारे पार्टनर का, नए वाले जो फॉर्म बनेगी ना, नया वाला जो फॉर्म बनेगा एडमिशन के बाद, तो उसमें जो चारों पार्टनर होंगे उनका कैपिटल आप ले लो, उनका कंबाइंड कैपिटल ले लो, उनका कंबाइंड कैपिटल ले लो। तो वो कैपिटल लेके आएगा, उसका 1/5 लेकर के आएगा आपका हार्दिक। देखो मैं बहुत सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले आप क्या कर लो, ये तीनों पार्टनर है, इन तीनों का कैपिटल आप ऐड कर लो। देखो अगर नॉर्मल पोजीशन की बात होती तो मैं तीनों पार्टनर के साथ में जो ट्रीटमेंट होता वो सेपरेट सेपरेट करता, क्योंकि हमको तीनों पार्टनर का बैलेंस अलग अलग चाहिए। बट यहाँ पे तो मुझे सिर्फ नए वाले पार्टनर का कैपिटल चाहिए, जिसके लिए हमें सिर्फ कंबाइंड कैपिटल चाहिए, यानी कि टोटल, इंडिविजुअली से मतलब नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ, इसलिए मैं एक्यूमुलेटेड वे से करूंगा। देखो 8,20,000 इनका एग्जिस्टिंग बैलेंस है, प्लस 80,000 जो पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, 80,000 जो गुडविल लेके आ रहा है वो ऐड कर दो तो बेटा 9 लाख हो जाएगा। 9 लाख जो कैपिटल है वो 3 पार्टनर की है, फॉर द शेयर ऑफ 4/5। अभी सर 4/5 पे सब आया, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे तो नया वाला पार्टनर जो आ रहा है बेटा वो 1/5 के लिए आ रहा है, नया वाला पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है। और पूरे फॉर्म का जो प्रॉफिट शेयर मान लेते हैं वो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया जाएगा, 1 कर लिया जाएगा। आपने अगर एडमिशन का क्वेश्चन किया होगा तो उसमें प्रॉफिट जब शेयरिंग कैलकुलेट करते हैं, सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयर जब रेशियो जब निकालते हैं तो इस तरीके का एक मेथड होता है, उसमें इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर निकाल दूं तो कितना आएगा बेटा, 4/5 है, 4/5। और हमारा नेक्स्ट मेथड क्या होता है, इसी 4/5 को हम इन्हीं रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, बट अभी हमें वो नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, 4/5 निकल के आ गया सर, रिमेनिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो। अब देखो यहाँ से आपको बात समझनी है कि सर 9 लाख कैपिटल लगा रखा है इन्होंने, 9 लाख कैपिटल लगा रखा है किन लोगों ने, 3 पार्टनर ने, फॉर द शेयर ऑफ 4/5, फॉर द शेयर ऑफ 4/5। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, टोटल फॉर्म की कैपिटल निकाल लेनी है। क्या करना है, मुझे इस रेशियो को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देना है, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि
5/4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आपका जो कैपिटल आएगा वो आ जाएगा 11,25,000 रुपीज। अब इसका आप क्या कर दो, 1/5 कर दो। ये आ गया आपका कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आफ्टर द ऑफ न्यू फॉर्म बोल सकते हो। इसको आप कंबाइंड करके यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, 5 से डिवाइड कर दोगे, आंसर विल बी 225। ठीक है, 225। क्लियर है। अब इसका एक सिंपल तरीका और है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, एक इसका सिंपल तरीका और है। ओके, यहाँ पे देख लो, इसका सिंपल तरीका और है कैलकुलेट करने का। अब देखो ये जो है बेटा, ये जो है आपकी फॉर्म की कैपिटल हो गई, ये टोटल आपके फॉर्म की कैपिटल हो गई। अब इसी में आपको 1/5 मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाई कर दो और 5 से 5 गया, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे फॉर्म का जो कैपिटल है वो 11,25,000 एंड उसके बाद जो नए वाले पार्टनर का जो कैपिटल है वो 225 हो जाएगा। आंसर जो है वो ए वाला ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हमने दे दिया उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, डिटेल में बताने में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 पार्टनर है बेटा जिनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो इक्वल है। डन। बी डाई हो जाता है, बी डेथ कर जाता है 31 अगस्त 2023 को। टोटल अमाउंट जो है वो एग्जीक्यूटर में जो हमने ट्रांसफर किया है वो 1320 किया है सारे एडजस्टमेंट्स के बाद। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट के बाद मैंने 1320 ट्रांसफर किया है। बी का जो एग्जीक्यूटर है उसको 120 पे कर दिया गया। नाउ द रेस्ट विल बी बैलेंस, जिसको हम लोन ट्रीट करते हैं। और बोला गया कि हम उसको 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 10% पर एनम। यहाँ तक सर बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड और क्रेडिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। चलिए, अब यहाँ पे डेट्स आप जरा देखो, तो मैं डेट्स को हाईलाइट कर देता हूँ। बी का जो डेथ हो रहा है बेटा वो हो रहा है 31 अगस्त 2023। डन। इस दिन उसकी डेथ हो रही है और उसी दिन हमने ये 120 का पेमेंट, अगर आप देखो तो मैंने ये 120 का पेमेंट इमीडिएटली कर दिया। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा, वो 12 लाख बच जाएगा। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप, है ना, ये हो जाएगा 12 लाख। मैं 3 जीरो गायब करके लिख देता हूँ, ये 3 जीरो मैं हटा रहा हूँ, है ना, आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैं 3 जीरो का हटा देता हूँ। ठीक है, 12 लाख हो गया आपका बैलेंस। नाउ आपको बोल रहा है कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स सेमी एनुअल। ठीक है, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक चीज साइलेंट है, ये सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट जिनमें बेटा कब से स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। हाफ ईयर मतलब ईयर के अकॉर्डिंग लेना है या फिर, तो देखो कैसे भी कर लो तो आंसर तो सेम आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 31 मार्च से लेकर के आपके बुक्स क्लोज होने तक में जो टाइम पीरियड है वो 7 मंथ का है, 7 मंथ्स का है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 मंथ जो है, क्योंकि देखो अक्टूबर अगस्त तो निकल गया, आप क्या करोगे फिर सितंबर से काउंट करोगे, सितंबर से काउंट कर लो आप, पूरा आपका 7 मंथ आ रहा है। तो अगर आप, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 7 मंथ का डायरेक्ट इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर देंगे, जो कि आंसर एकदम गलत हो जाएगा। आंसर टोटल गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में आपको 6 महीने पे पेमेंट करना है। ठीक है, बीच में 6 महीने पे पेमेंट करना है। सर पेमेंट कितना करना होगा, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है तो ऑफकोर्स 3 लाख का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि क्या हम जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो ईयर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं या फिर जिस दिन डेथ किया है उस दिन। तो हम यहाँ पे ये assume करेंगे जिस दिन वो डेथ किया है उस दिन से 6 महीना काउंट हो रहा है। यानी जो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट आएगा फर्स्ट ऑफ सितंबर से लेकर के जो आपका आएगा 1 फरवरी तक आए। ठीक है, या 1 तक बोल सकते हो, यस 1 मार्च। तो आप काउंट कर लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना हो गया, हाँ ठीक है। तो पूरा फरवरी कंप्लीट हो रहा है, 1 मार्च को हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। डन। आ जाओ, अब देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। मैं यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इसका कैलकुलेशन, सबसे पहले आपसे बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट आपको निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ही पूछा है। सबसे पहले जो मेरा 6 मंथ के लिए जो अमाउंट ड्यू रहेगा वो 12 लाख का ड्यू रहेगा। तो 12 लाख पे हम क्या कर ले,
हम 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे फॉर 6 मंथ। ठीक है, 7th मंथ के लिए हम लोग अलग से करेंगे। क्यों अलग से करेंगे मैं बताऊंगा। तो पहले मैं 6 मंथ के लिए अलग से यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये 12 से ये चला गया, ये फिर ये भी आपका कट जाएगा पूरा खत्म। तो ये जो आ गया बेटा आपका 60 आ गया। डन, ये 60 आ गया, 60,000, 60,000 में से कंफ्यूज नहीं है। अब जब 3 लाख का पेमेंट हम लोगों ने कर दिया, 3 लाख का पेमेंट कर देंगे तो बचेगा बैलेंस कितना। 3 लाख का पेमेंट हम कब कर रहे हैं, 1 मार्च को। तो उसके बाद जो आपका बैलेंस बच रहा है वो बेटा आपका बच रहा है 9 लाख रुपीज। नाउ 9 लाख का जो इंटरेस्ट है, 9 लाख पे इंटरेस्ट जो जाएगा वो कितने दिन के लिए जाएगा, फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। 10% के रेट के हिसाब से फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। ठीक है, चलो ये 00 से 00 गया, और इसको मैं बोल दूंगा 90/12। इसको डिवाइड कर लो आप, 90/12 कर लो, तो आंसर आ जाएगा बेटा 7.5। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो आपका टोटल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, पहले तो ये 7.5 हो गया और ये 60 हो गया। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 67,500। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 67,500। आई होप समझ में आया होगा। जो गलती आप लोग करने वाले हो वो भी मैंने बता दिया। ये कभी भी मत करना कि आप डायरेक्ट 7 मंथ का इंटरेस्ट दे दो, क्योंकि बीच में बेटा एक जो है ना इंस्टॉलमेंट पे हुई है, तो उस चीज को कंसिडर आपको करना पड़ेगा। ये आ गया पार्ट ए का लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। आ जाओ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्ट्रिंग है और नाइट है, ये दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयर जो है वो 5:3 है। इन्होंने एडमिट किया स्पिनर को एज अ न्यू पार्टनर। स्टिंग जो है वो सेक्रीफाइस करता है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर से 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। और काइट क्या करता है, 1/6 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, दोनों के वर्डिंग में बड़ा डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पे बोलता है कि न्यू रेशियो निकालो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आज यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए, तो अगर देखो मैं अलग अलग निकालूंगा, तो पहला वाला पार्टनर है उसका नाम क्या होगा बेटा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बुक का निकालते हैं सबसे पहले। तो उसका जो एग्जिस्टिंग रेशियो 5/8 है। डन। अब वो क्या बोला गया है कि वो अपने शेयर से 1/4 दे देगा। ये डायरेक्ट अपने शेयर का 1/4 दे देगा, 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर से 1/4 दे दे रहा है। बहुत बड़ा देगा भाई इसका, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ माइनस कर देना है 1/4। ये सेक्रीफाइस है, याद रखिएगा। ये नए वाले पार्टनर के लिए सेक्रीफाइसिंग वाला पार्ट है, सही, नए वाले पार्टनर के लिए सेक्रीफाइसिंग वाला पोर्शन है। अब माइनस करते ही इस पार्टनर का यानी जो स्ट्रिंग है उसका जो रिमेनिंग शेयर है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से। तो इसको आप लिख लोगे 3/8। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपका 3/8 आ जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा पार्टनर है काइट। क्या मुझे क्वेश्चन में काइट का सेक्रीफाइसिंग वाला पोर्शन दिया है, आंसर इज नो। यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग वाला पोर्शन डायरेक्टली नहीं दिया है, आपसे बोला गया है कि सर क्या वो 1/6 शेयर दे रहा है, नहीं, अपने शेयर का सर जो भी उसके पास है, लिखा है 1/6 ऑफ हिज शेयर, तो उसके पास जितना भी है उसमें से वो 1/6 देगा। देखो वर्डिंग पे आप जाओगे ध्यान से तो क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होगा। बच्चे जल्दबाजी में एग्जाम में प्रेशर तो होता ही बेटा, नो डाउट। तो वहां पे थोड़ा सा आपको थॉर्मली देखना होगा, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें डेवलप होंगी। तो आपको क्या बोला गया है कि काइट जो है वो अपने शेयर का 1/6 दे रहा है। तो हम क्या कर ले, अपने शेयर यानी उसका जो शेयर है कितना है सर, उसका जो शेयर है ये है 3/8, तो उसका 1/6 निकाल लेते हैं। 1/6 कितना आ रहा है सर, 3/48 आ रहा है, 3/48 आ रहा है। क्लियर है। आप चाहो तो इसको कम कर सकते हो, बट अभी मैं इसको डिवाइड नहीं करने वाला हूँ। ओके, तो ये आ गया बेटा, ये आ गया सेक्रीफाइसिंग वाला पार्ट, ये आ गया सेक्रीफाइसिंग वाला पार्ट। अब हम लोग काइट के लिए न्यू शेयर निकालेंगे। तो न्यू शेयर देखो किस तरीके से आएगा आपका। न्यू शेयर के लिए हम क्या कर ले, उसका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वो यानी कि 3/8 है, उसमें से जो उसका सेक्रीफाइसिंग वाला पार्ट है यानी कि 3/48, ये माइनस कर देंगे। ये हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। ये आई गेस आ जाएगा आपका 15/48। ठीक है, इसको आप एक बार सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा आंसर
तो ये आपका आ जाएगा 16/48, सॉरी 15/48। डन। अब न्यू वाला जो पार्टनर है उसका हम क्या कर ले, उसका न्यू शेयर निकाल देंगे। अब देखो उसको दो चीज मिल रही है, उसको एक 1/4 मिल रहा है, उसको 3/48 मिल रहा है। 1/4 मिल रहा है और 3/48, तो उसका जो शेयर आएगा स्पिनर का, स्पिनर का जो शेयर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस जो उसको शेयर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3/48 मिल रहा है ना, 3/48 मिल रहा है। अब ऐड कर लो, ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 15/48। इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल सा है, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 15/48 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, सबका न्यूमरेटर सेम करना होगा, तो इस दोनों का न्यूमरेटर आपका 48 है, इसका न्यूमरेटर 48 करने के लिए 6 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो रेशियो बेटा जो आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका 18/15:15। और सबको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा रेशियो आपका 6। इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, 6:5:5। नाउ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब मैं ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ क्या है, आंसर इज यस। तो यही है आपका करेक्ट आंसर, 6/5:5। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा बट आप बताओ मुझे। अब हम लोग चलते हैं, जो मेरा पार्ट बी के एमसीक्यूज ने उसको भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल से एमसीक्यूज है। चलो, कंप्यूटर वाले की बात नहीं करूंगा मैं। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है, when an analyst analyze the financial statement of an enterprise over the number of years, the analysis is called डैश एनालिसिस। स्टैटिक होता है, एक्सटर्नल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है? तो मैं बताऊं, करेक्ट आंसर इज हॉरिजॉन्टल। सर कैसे? अगर आपने बैलेंस शीट देखी होगी कंपनीज की, तो उसमें क्या होता है, ईयर बाय ईयर डेटा दिया होगा। सपोज कर लो ये 23 है, ये 24 है, अगर मान लो 25 का भी लिखना हो तो 25 का। अगर हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स से एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 23 का एनालिसिस 24 से करेंगे, 24 का एनालिसिस 25 से करेंगे, या 23 का एनालिसिस 25 से करेंगे। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। अगर सेम ईयर में, बेटा सेम ईयर में, ओवर नंबर ऑफ ईयर नहीं होता, सेम ईयर में एनालिसिस होता, यानी कि हम क्या करते, इक्विटी का अपने डेब्ट से एनालिसिस करते, इक्विटी का अपने डेब्ट से एनालिसिस करते, हम अपने करेंट असेट्स का एनालिसिस अपने सेम ईयर के करंट लायबिलिटी से करते। तो ये जो मूवमेंट होता है, ये जो एनालिसिस होता है, इसको हम बोलते बेटा वर्टिकल एनालिसिस। तो ये डिफरेंस होता है एनालिटिक्स, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो अगर हॉरिजॉन्टल पूछा गया तो एग्जाम में तैयार रहेगा, जो अदर टाइप के एनालिसिस है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे देखो क्या लिखता है क्वेश्चन में, डैश विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है कौन सा ऐसा रेशियो है जो लिक्विड रेशियो को इंक्रीज कर देगा करंट रेशियो को बिना चेंज किए हुए। तो मैं अगर पहले तो देखो जो फॉर्मूला है दोनों का वो लिख लेता हूँ, ताकि हमें डिफरेंस समझ में आए कि डिफरेंस कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर मैं लिक्विड रेशियो की बात करूँ तो वहां पे होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। और अगर मैं बात करूंगा करंट रेशियो की, तो वहां पे जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। डन। ओके, देखा जाए तो करंट लायबिलिटी में कोई भी, मतलब करंट लायबिलिटी का डिवीजन यहाँ भी है, करंट लायबिलिटी का डिवीजन वहां पे, इसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डन। अगर मैं देखूँ यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है करंट असेट्स और क्विक असेट्स में, और आपका जो क्विक असेट्स और करंट असेट्स में डिफरेंस है वो किस चीज का है, तो अगर मैं बात करूं तो करंट असेट्स माइनस क्विक एसेट्स अगर आप करते हो तो क्या आंसर आएगा आपको मालूम है? जो आंसर आएगा बेटा वो स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक आएगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ये दो चीज का ही डिफरेंस होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ये दो चीज का ही डिफरेंस आता है। ठीक है, अब जरा हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है कि ऐसा कौन सा आइटम है जो आपके लिक्विड एसेट्स को तो इंक्रीज कर देगा,
बट करंट रेशियो को चेंज नहीं करेगा। लिक्विड एसेट्स का इंक्रीज होने का मतलब कि आपका करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाए, आपका करंट एसेट्स सॉरी क्विक एसेट्स इंक्रीज हो जाए, बट करंट एसेट्स के में कोई भी चेंज ना हो, कोई भी चेंज ना हो। तो ये फटाफट से ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या समझेंगे। अच्छा ये भी समझ सकते हो, लेकिन अगर आपका करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो उस केस में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बोलता है सेल्स ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। देखो इसमें क्या बोलता है। ओके, तो अगर मैं सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस करूंगा, देखो क्या होगा। स्टॉक आपका, एक सेकेंड में इसको चार्ज एक डिस्चार्ज होगी। चलिए, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपका जो स्टॉक है वो अगर सेल होता है तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और जो स्टॉक है वो कॉस्ट पे सेल हो रहा है, यानी अगर 20 का स्टॉक है तो 20 में ही सेल होगा, तो कैश भी कितना जनरेट होगा 20 से ही। तो स्टॉक 20 का घटा और कैश 20 का इंक्रीज हो गया, तो मैं बोलूंगा करंट असेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। और जब करंट असेट्स में कोई चेंज नहीं होगा तो करंट लायबिलिटी में आपका कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूंगा क्विक असेट्स की, सर स्टॉक तो इसमें आता ही नहीं है, स्टॉक तो क्विक असेट्स में आता ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कैश इंक्रीज होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्विक असेट्स इंक्रीज होगा। यानी कि ये जो मेरा क्राइटेरिया है जो हम लोगों ने दिया है कि सर आपका करंट असेट्स इंक्रीज होना हो और क्विक असेट्स इंक्रीज हो जाए, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अगर कोई ऑप्शन नहीं मैच करता है तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, बट हम लोग सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। होता है सेल ऑफ स्टॉक एज लॉस, तो यहाँ पे देखो यानी कि 20 का जो स्टॉक है वो 18 रुपीज या 15 रुपीज में सेल हो जाए, तो उस केस में आपका करंट असेट डिक्रीज हो जाएगा। और मेरा जो क्राइटेरिया है, पहला ही क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, तो दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। लिखता है कि प्रॉफिट में हम कर दें, प्रॉफिट में कर दोगे तो बेटा आपका जो करंट असेट है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 20 का जो है स्टॉक है 25 में हम सेल कर दें, 20 का स्टॉक गया, 25 का कैश आया, नेट जो इंक्रीज हो जाएगा वो 5 का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेट 5 का इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी क्राइटेरिया मेरा फुलफिल नहीं हो रहा है। लेस यहाँ पे क्या बोलता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, तो कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट देखो, कुल मिला के मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म नहीं है, मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। तो कुछ भी करो दोनों ही केस में आपका कैश इंक्रीज होगा और किसी आइटम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका करंट असेट्स इंक्रीज हो जाएगा और क्विक असेट्स भी इंक्रीज होगा, जो कि अगेन मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ समझ के क्वेश्चन को करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सॉरी, देखो लिखा है कि 31 मार्च 2024 को जो मेरा भारत बर्तन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है उसका जो एनपीआर एन प्रॉफिट रेशियो जो है वो 50% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है आपका 50% है। ठीक है, चलो आ जाओ। लिखता है कि 1 अप्रैल 2024 को, ओके, आई होप कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी है क्या, मुझे लग रहा है यहाँ पे गलती है, 31 मार्च होगा। ठीक है, ये सीबीएसई वाले कुछ भी ले देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं लगता है। तो 1 अप्रैल 2024 को क्या हो रहा है, इट केम नोटिस दैट द अकाउंटेंट हैज ओमिटेड द रिकॉर्डिंग द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, 2 लाख का इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ये भूल गया अकाउंटेंट। ओके, ये अगर मैं बात करूं तो ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी आपकी, है ना। चलिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 the required rectification who has done, okay, what will be the effect on the same on the net profit and operating profit ratio। देखो अब मैंने पहले ही बता दिया कि जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो नॉन ऑपरेटिंग, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे तो कोई चेंज नहीं होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग तो नहीं है ये, जरा सा नॉन ऑपरेटिंग है। हाँ, लेकिन आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। प्रॉफिट का मतलब दोनों ही होता है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोथ। ठीक है, जो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट है और जो अदर देन बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट है, दोनों को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं।
ठीक है, तो नेट प्रॉफिट तो आपका इंक्रीज हो जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज हो जाएगा, बट ऑपरेटिंग पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहले जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे बोलता है नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिड्यूस होगा, आंसर इज इनकरेक्ट। फिर बोलता है दोनों ही आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी गलत गलत है। फिर नेट प्रॉफिट बोलता है इंक्रीज हो जाएगा, ऑपरेटिंग चेंज नहीं होगा, ये मुझे सही लग रहा है, बट डी भी एक बार पढ़ लेते हैं। नेट प्रॉफिट बोलता है रिमेन सेम, और गलत बात है। ठीक है, जो आपका करंट आंसर है बेटा वो सी हो जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, व्हाइल कंप्यूटिंग द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट। जब भी आप क्या कर रहे हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो नेट सॉरी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कौन सा आइटम आपका ऐड होगा नेट प्रॉफिट में। देखो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो इंक्लूडेड होते हैं उसमें, जो अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो भी माइनस हो रखे हैं। मैंने क्या बोला, आपका नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है वो एडेड होते हैं, जो नॉन कैश आइटम है वो माइनस हो रखे होते हैं। ये एक्सपेंस भी है, मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो एक्सपेंसेस माइनस हो रखे होते हैं, तो हमें इनको ऐड बैक करना होता है, और जो इनकम है उसको माइनस करना होता है, ताकि हम ऑपरेटिंग वाला जो आइटम है वो निकाल सके। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो मेरा ऑपरेटिंग है, बट यहाँ पे देखो डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होगा तो हम क्या कर देंगे इसको, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। इसको मैं क्या कर लूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको एड बैक कर दूंगा। जो इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज होती है ये एड बैक हो जाती है आपकी। कैसे एड बैक होती है सर, मैं बोल सकता हूँ इस तरीके से कि इन्वेंट्री अगर आपका जा रहा है बिजनेस से बाहर, तो ये एक तरीके से आपके लिए कैश जनरेट करेगा, और चूंकि इन्वेंट्री आपका ऑपरेटिंग नेचर का आइटम है तो हम क्या करेंगे उसको इंक्रीज करेंगे। दूसरा आप इस सेंस में बोल सकते हो कि जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात करते हैं, तो जितने भी करंट असेट्स होते हैं ना उसके साथ रिवर्स ट्रीटमेंट चलता है, यानी अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको इंक्रीज करना होता है, उसको क्या करना होता है इंक्रीज करना होता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, शेयर कैपिटल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे शेयर कैपिटल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो उसको देखते ही आपको मना कर देना है। फिर बोलता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल अगेन आपका करंट असेट्स है, करंट असेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है बेटा यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, हम लोगों ने देखा करंट असेट्स के साथ रिवर्स ट्रीटमेंट चलेगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये करेंट लायबिलिटी है, और करेंट लायबिलिटी के साथ सीधा सीधा ट्रीटमेंट होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो हम उसको ऐड कर देंगे। कुल मिला के हमें सिर्फ दो आइटम मिले, फर्स्ट एंड फोर्थ, जो कि हमारा ऐड होगा। तो देख लो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, जिसमें बोल रहा है कि ओनली 1 एंड 4 विल बी एडेड। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो और ऑप्शन वाला है उसमें बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बेटा। तो बोलता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर इन द सब्सटेंस कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, ये बहुत अच्छी बात बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा, सब्जेक्ट टू कि वो इन सब्सटेंस, इन सब्सटेंस मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो वो कैश इक्विवेलेंट है तभी। देखो एक प्रिंसिपल होता है आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म करके एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होती है, उसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि जो आइटम जैसा दिख रहा है ना वैसा उसको ट्रीट नहीं करना है, बट आपको उसके जड़ तक जाना होगा, उसके सब्सटेंस को पता लगाना होगा, जो जैसा दिख रहा है क्या वो एक्चुअली में ऐसा है क्या नहीं। तो जो इन्वेस्टमेंट है ऑन तो वैसे तो जुड़ता नहीं है कैश इक्विवेलेंट में, अगर कोई इन्वेस्टमेंट जो इन सब्सटेंस मतलब अगर उसकी जड़ तक मैं जाके उसकी तहकीकात करता हूँ तब मुझे समझ में आता है सर वो तो कैश इक्विवेलेंट है, तब बेटा उसको कैश में या कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर देना है। ठीक है सर, कैश इक्विवेलेंट में कैसे लगेगा मुझे ये देख करके कि इन्वेस्टमेंट मेरा कैश इक्विवेलेंट है, अगर वो करेंट इन्वेस्टमेंट होगा, अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है,
ऐसा जो बहुत जल्दी लिक्विडेट होने वाला है या इजिली मार्केट में सेल हो सकता है, तो बेटा ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे, इन सब्सटेंस कैश इक्विवेलेंट मानेंगे, इन सब्सटेंस कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक तरीके कॉन्सेप्ट आपके चेक करने को बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैन बी रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश आर नॉट इट। ओ हो, गलत बात बोली। अगर वो रेडली कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा, तो ये तो आपका कैश इक्विवेलेंट है ही, जैसे कि मैंने बुक पर बताया। ये गलत ऑप्शन है। इन केस ऑफ फिनेंशियल इंटरप्राइजेस इंटरेस्ट रिसीव, देखो क्या बोलता है, ये जो कौन से इंटरप्राइजेस है, ये फिनेंशियल इंटरप्राइजेस है, यानी कि जिसका लोन देना लेना का काम है, डेली का लोन देने का काम है। तो अगर उसके लिए इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये बिजनेस इनकम हो जाएगी उसकी, ठीक है। एंड डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टमेंट भी तो करेगा, तो ये सब बिजनेस उसके बिजनेस इनकम हो जाएगी। आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज व्हाइल डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स आर ऑपरेटिंग। गलत बात बोल रहा है, देखो सरासर उल्टी बात बोली है इन्होंने, ठीक है। ये आपका जो डिविडेंड इन्होंने पे किया, जो इंटरेस्ट पे किया, ये आपका फाइनेंसिंग होगा, क्योंकि जब आप डिविडेंड पे करो तो अपने शेयर्स पे पे करोगे, अगर आप इंटरेस्ट पे करो तो अपने लोन पे करोगे, है ना। तो ये जो लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये हमेशा फाइनेंस रहेगा, भले आप फाइनेंशियल नेचर के हो या नॉन फाइनेंशियल नेचर के, ये इररिलेवेंट पॉइंट है। तो ये हमेशा आपका फिनेंशियल रहेगा, ये कभी भी ऑपरेटिंग नहीं रहेगा। हाँ, जब डिविडेंड मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो ऑपरेटिंग रहेगा, ठीक है। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत बात बोल रहा है। सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखता है मेड ड्यूरिंग द ईयर शुड बी क्लासिफाइड एज एन आउटफ्लो। जो मेड ड्यूरिंग द ईयर है वो नहीं दिखाते हैं आउटफ्लो की तरफ से, जो पेड ड्यूरिंग द ईयर होता है उसको दिखाते हैं एज आउटफ्लो। याद रखिएगा, जो मेड ड्यूरिंग द ईयर है उसको हम ऑपरेटिंग से प्लस करते हैं, ऑपरेटिंग में ले जाकर के प्लस कर देते हैं, ठीक है। बट जो पेड होता है उसको यहाँ पे माइनस करते हैं एज आउटफ्लो, ठीक है। तो कुल मिला के मैं बोलूँ तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बेटा ए रहेगा। यही एक अच्छी बात बोल रहा है, बाकी जो है वो गलत बात बोल रहा है। बट हाँ, सारे ऑप्शन से हमारे कॉन्सेप्ट जरूर बिल्ड हुए होंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको। देखो समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करके बता दिया करो कि सर मुझे समझ में आ रहा है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा इस तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट टाइम से क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। श्री लिमिटेड जो है वो क्या करती है, बिजनेस कैरी कर रही है पैकेजिंग का दिल्ली में, और उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया हुआ है इन द पास्ट ईयर्स, ठीक है। बढ़िया रिकॉर्ड रहा है इनका। द कंपनी वांटेड टू एक्सपेंड इस बिजनेस, बहुत बढ़िया कर लो भाई, एडिशनल फंड चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ताकि वो क्या कर रही है, इशू करना चाहती है इक्विटी शेयर्स 30 लाख रुपीज का, एंड इट परचेज्ड कंप्यूटराइज्ड मशीनरी ऑफ 20 लाख, ठीक है। 30 लाख का इक्विटी इशू करना चाहती है और 20 लाख का मशीन खरीदना चाहती है उसके लिए। और करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है बेटा उसका वो है 15 लाख, नॉट बैड, 15 लाख का अच्छा प्रॉफिट है इसका। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द अबव विल बी 15 लाख, 20 लाख एंड 30 लाख रिस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा है। देखो ये सीधी सी बात है, ये क्या क्या दिखा रहा है, तो ये तो आपका प्रॉफिट दिखा रहा है, ये जो प्रॉफिट हमने देखा है वो दिखा रहा है, और ये मशीनरी खरीदना चाहता है इन्वेस्टिंग का 20 लाख ये दिखा रहा है, और इन्होंने इक्विटी से जो पैसा रेस किया है 30 लाख वो दिखा रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे दिखा रही है। तो स्टेटमेंट 1 तो मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोलता है द पेरेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। अभी दूसरा स्टेटमेंट है, पेरेंट ऑफ एक्स स्टेटमेंट इंक्रीज्ड from 3 lakh in 2021 to 22 to 3,50,000। चलिए ठीक है। It will be taken as purchase of patent of 50,000 and will be shown under the cash outflow from the investing activity। ये भी देखो अच्छी बात है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो बेटा मेरा ट्रू है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब